लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको लोगों ने इतने लंबे समय तक नेवला बनाए रखा। अपने आप को आप नेवला बताते थे, हर चुनाव के बाद पार्टी बदल के मंत्री बन जाते थे। आज जब हार गए तो ईवीएम खराब है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और इससे ज़्यादा इमेच्योरिटी और इससे ज़्यादा मतलब तर्कहीन बयान हो नहीं सकता। मैं बहुत ही नाराज़ हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से। मैं कहता हूँ कि मतलब इतनी ज़्यादा नाराज़गी मेरी और इस देश के सभी लोगों की हो ही नहीं सकती। जब आपने 4 राज्यों में ईवीएम हैक कर ही लिया था तो 5वें में और कर लेते। बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब है, सबसे ज़्यादा ईवीएम हैक करने की तो आवश्यकता वहाँ थी। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी की स्वामी प्रसाद मौर्य से तो बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है भाई। इसको अगर हरा ही दिया था तो वहाँ पर पंजाब में भी कर लेते, तो सुपड़ा ही साफ हो जाता इन लोगों का। इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ममता बनर्जी पूरा बंगाल जबरदस्त तरीके से जीती तो ईवीएम शानदार था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया तो कहते इस पर्टिकुलर सीट पे ईवीएम खराब है। अरे इनका आईक्यू एक 5वीं फेल बच्चे के बराबर नहीं है और ये वहां 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। शर्म की बात है। पुलिस वालों की गाड़ी रोकना, पुलिस वालों को मारना, पीटना, धमकी देना। एक तो कह रहा था हिसाब किताब कर दूंगा, अब नजर नहीं आ रहा पता नहीं कौन से बिल में चला गया, अब्बा जान के साथ ही चला गया है कि जेल में जाके बैठ गए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए जिस तरीके से वो हारे हैं, इस शर्मनाक हार के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है वो ऐसे आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं बैलेट पेपर से समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, लेकिन ईवीएम से बीजेपी कैसे जीत गई। ईवीएम पर आरोप मंड रहे हैं फिर से, क्योंकि अखिलेश यादव ने शुरू से ही आरोप मंड दिया था ईवीएम पर। अब कह रहे हैं कि ईवीएम से बीजेपी की जीत मतलब ईवीएम में गड़बड़ी। तो शिवम त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ है। शिवम त्यागी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भारी मत से हारे हैं अपनी ही विधानसभा सीट से, अभी ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं बैलेट पेपर से समाजवादी पार्टी जीती है। मैं बहुत ही नाराज़ हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से। मैं कहता हूँ कि मतलब इतनी ज़्यादा नाराज़गी मेरी और इस देश के सभी लोगों की हो ही नहीं सकती। जब आपने 4 राज्यों में ईवीएम हैक कर ही लिया था तो 5वें में और कर लेते। बॉर्डरिंग स्टेट पंजाब है, सबसे ज़्यादा ईवीएम हैक करने की तो आवश्यकता वहाँ थी। अगर आपने उत्तर प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, उत्तराखंड में ईवीएम हैक कर ही लिए थे, और ख़ास तौर पर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी की स्वामी प्रसाद मौर्य से तो बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी है भाई। इसको अगर हरा ही दिया था तो वहाँ पर पंजाब में भी कर लेते, तो सुपड़ा ही साफ हो जाता इन लोगों का। इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन वही है ना, वो किया नहीं उन्होंने। मुझे लगता है कि इस तरीके के नेताओं को अब छुट्टी लेकर जो है, खास तौर पर जैसे केजरीवाल जी 15-20 लाख के खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे विपस्यना में जाते हैं बेंगलोर, अब इनको वो सुविधा तो नहीं मिलेगी, हार गए तो सब समेट कर अब तो घर जाना पड़ा है। अपने पैसे खर्च करके थोड़ी देर ऋषिकेश कुछ महीने रहकर आए, गंगा जी में सुबह शाम डुबकी लगाएंगे तो थोड़ा मन जो है स्वच्छ होगा, साफ होगा, दिल साफ होगा। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको लोगों ने इतने लंबे समय तक नेवला बनाए रखा। अपने आप को आप नेवला बताते थे, हर चुनाव के बाद पार्टी बदल के मंत्री बन जाते थे। आज जब हार गए तो ईवीएम खराब है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और इससे ज़्यादा इमेच्योरिटी और इससे ज़्यादा मतलब तर्कहीन बयान हो नहीं सकता। आप जीते तो ईवीएम शानदार है, आप हारे तो ईवीएम बुरा है। ममता बनर्जी पूरा बंगाल जबरदस्त तरीके से जीती तो ईवीएम शानदार था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया तो कहती इस पर्टिकुलर सीट पे ईवीएम खराब है। यहाँ पर आकर कहती हैं कि ईवीएम में अखिलेश के साथ धोखा हुआ है, लेकिन बंगाल में वो ईवीएम सही काम कर रहा है। अरे कुछ तर्क रखते हो कि नहीं। मतलब आजकल के बच्चे, ये जो जनरेशन बड़ी हो रही है, धीरे धीरे इस तरह के नेताओं को देख देख के हंसने लगेगी। मतलब ये हंसी के पात्र बना रहे हैं अपने आप को। ये लोग हैं जो 15-15, 20-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी या 5-5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता बनकर उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अरे इनका आईक्यू एक 5वीं फेल बच्चे के बराबर नहीं है और ये वहाँ 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। शर्म की बात है। और मुझे लगता है कि इस देश की जनता को भी ये सोचना चाहिए, ये लायक नहीं है आपके नेता होने के। ईवीएम की बात करते हैं, मैं कहता हूँ बीच में जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई थी, कहीं ना कहीं सुरक्षा या व्यवस्था में जो कोई दिक्कत हुई थी, उसके लिए एक पर्टिकुलर एसडीएम को सस्पेंड किया गया और वो बहुत सही है। आगे भी कभी होता है तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आप इसको पूरे इवेंट को ही गलत बताने लग जाएं और कहने लग जाएं। जैसे वीवीपैट की बात करते हैं, बीच में पिछली बार कहा गया था अभी इलेक्शन से पहले, लास्ट फेज़ के इलेक्शन से पहले, कि कहीं जगह वीवीपैट का वो मिला, कहीं उन्होंने बताया तमाम तरह की चीज़ें मिली, बैलेट पेपर्स मिले। अरे उनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद काउंटिंग होती है, हर बूथ पर हर पार्टी के लोग होते हैं, उनके सामने उनको खोला जाता है, सीरियल नंबर होता है, हो ही नहीं सकता मिसमैच। बेतुकी बात है। हाँ, हार पचा नहीं पाते, समझ नहीं पा रहे हैं कि अब कोई भी जाति का नेता, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हैं तो मौर्य का बच्चा, बेटा, जिसको बहुत सारी सुविधाएं मिले हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को ही वोट दे, चाहे वो किसी भी पार्टी में चले जाएं। वो ज़माना गया, अब आपकी ठेकेदारी ख़त्म हो गई है।
तो ठेकेदारी अब खत्म हो गई है, तो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्रोसेस करने में लगेंगे और फिर अगले 5 साल बाद जब आएंगे जनता के बीच में तो शायद जनता शक्ल भी ना पहचाने। मुझे लगता है इनको अलग छोड़ देना चाहिए। खुद को तो नेवला रूपी बता रहे थे अपने आप को, बीजेपी को सांप और नाग रूपी बता रहे थे, लेकिन अभी हार के बाद ईवीएम पर आरोप मढ़ना और फिर बेतुके आरोप लगाना, जो कि अखिलेश यादव भी शुरुआत से लगाते ही आ रहे हैं, क्यों ये सब? देखिए, मुझे लगता है जब आपको पता है कि आप हारे पड़े हैं, जब आपको पता है कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जब आपको पता है कि जनता आपको पसंद नहीं करती, जब आप सड़कों पर जाकर हे पुलिस, ओ पुलिस पुलिस, तुमसे बदतमीज कोई हो नहीं सकता करोगे, तो दूर दराज में बैठी हुई कोई महिला जो कहीं गांव में बैठी होगी वो कहेगी ये तो गुंडे हैं, ये तो बिना सरकार बने हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर सरकार में आ गए तो आम गरीब आदमी का क्या हाल होगा? एक बच्ची का, एक महिला का जो स्कूल पढ़ने जाती है वो क्या करेंगे उसका? इनके गुंडे रैलियों में पुलिस वालों को पीट रहे हैं, क्या करेंगे सरकार बनने के बाद? महिलाओं ने डाल दिया 51% वोट एक तरफ और इनको इनकी औकात दिखा दी। इसी तरीके से एक अधिकारी की गाड़ी रोककर गाड़ी चेक कर रहे हैं, और गाड़ी चेक कैसे कर रहे हैं? वो इंजन के आसपास लाइट लगाकर जलाकर देख रहे हैं जैसे वहाँ ईवीएम रखा होगा। अरे माना तुम समाजवादी हो, माना तुम अखिलेश यादव की पार्टी से हो जो ऑस्ट्रेलिया रिटर्न है, माना बुद्धि बहुत लिमिटेड है, या राहुल गांधी की पार्टी से हो, लेकिन इतना भी हास्यास्पद नहीं होना चाहिए ना इंसान को। आप इस तरह की हरकतें करेंगे। एक अभी उत्तर प्रदेश में मेरठ के ही नेता हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, मैं जानता हूं उनको, वो दूरबीन से लेकर वो देख रहे हैं ईवीएम का जहां पर ईवीएम्स रखे हुए हैं। मतलब क्या देख लोगे तुम ईवीएम से? इतनी मेहनत दूरबीन लगाकर जनता को देखने में की होती, या जनता के बीच में रहे हो तो दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जनता ने भर भर के 2012 में वोट दिया था ना, उम्मीद रही होगी। अब जनता ने कह दिया कि आपसे आपके बस की नहीं है, आप लायक ही नहीं है। और अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है, जो 12 से 17 का उत्तर प्रदेश था या उससे पहले का, जो गुंडागर्दी यहाँ पर चरम पर होती थी, ये प्रदेश जानता है किस तरीके से मोटरसाइकिल पे हूटर लगाकर, सपा का झंडा लगाकर गुंडागर्दी और आतंक फैलाते थे ये लोग। प्रदेश जानता है। देखिए ना, आखिर के दिनों में जब रिजल्ट आने वाला था तो 3-4 दिन में क्या हालत कर दी थी इन्होंने। पुलिस वालों की गाड़ी रोकना, पुलिस वालों को मारना, पीटना, धमकी देना। एक तो कह रहा था हिसाब किताब कर दूंगा, अब नजर नहीं आ रहा पता नहीं कौन से बिल में चला गया, अब्बा जान के साथ ही चला गया है कि जेल में जाके बैठ गए। नहीं, जब ये बिना सत्ता में आए हुए इतनी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो कौन महिला, बेटी, बच्ची, कौन चाहेगी इन जैसे लोगों को आना? और कौन चाहेगा इन जैसों का आना? कोई एक आम आदमी जो नौकरी करता है, सुबह से शाम तक अपने बच्चे घर पर छोड़कर जाता है, वो नहीं चाहेगा इन लोगों का आना। और मैं तो कहता हूँ छोड़ दीजिए किसी भी कास्ट को। कास्ट का मतलब ही नहीं है, धर्म का मतलब ही नहीं है। जब जिसने भी वोट दिया ये सोचकर जरूर दिया होगा, जब आप ईवीएम पर जाएंगे कि 12 से 17 वाला कैसा था और 17 से 22 वाला कैसा रहा और आगे कैसा होने वाला है, उसी पर लोगों ने वोट दिया। अखिलेश यादव लगातार ईवीएम पर आरोप मंड रहे थे जब तक वोटिंग रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद 2.5% सीटें उनकी बढ़ी। तब उन्होंने शुक्रिया अदा करा जनता का कि मैंने बीजेपी को 2.5% सीट से, मतलब मैं आगे बढ़ गया हूं, तो आगे और बढ़ूंगा। तब ईवीएम याद नहीं आया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। मुझे लगता है उनको पहले से ही पता था, वो हारे पड़े हैं। लेकिन होता है कि एक नेता है, जैसा कि मैंने भी देखा था स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि स्वामी प्रसाद मौर्य से एक रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप तो बोल रहे थे जीतेंगे, कहते वो जब तक हार नहीं जाते जब तक कहना ही पड़ता है। मतलब पता इनको सबको था कि ये हारे पड़े हैं, बस किसी तरीके से लोगों को परेशान करें। मैंने मान लिया आप हारे पड़े थे, सही था, कोई बात नहीं। अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं पर थोड़ी तो दया करनी चाहिए। बेचारे वो 3-3 दिन वहाँ ईवीएम की निगरानी करते रहे, मच्छरों में पड़े रहे बेचारे, वहाँ सोए नहीं, जागे नहीं। अपने आप वो ताजमहल बनाकर 5 स्टार में आप सो रहे हो, फिर लंदन चले गए। कार्यकर्ताओं को, हाँ, पूरा 5 स्टार बस में घूम रहे थे। कार्यकर्ताओं को कह दिया ईवीएम की निगरानी में पड़े रहो। जब आपको पता ही था हारना है तो कम से कम उन बेचारों का तो ध्यान रखा होता। लेकिन क्यों रखना है इनको ध्यान? इनको तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, तुच्छ राजनीति करनी है। और जहां तक बात हारने की है और 2.5% की है, ऐसे ही 2.5% आप बढ़ाते रहिए। अब से 30-40 साल बाद जब कोई मौका बनेगा तो आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या हो सकता है बन जाएं। अब की बार करहल में आए थे, 60,000 से जीते हैं मात्र। लगता है अगली बार वहाँ से भी हार जाएंगे। 2.5% वोट बढ़ता रहेगा और 20-25 साल बाद शायद इनको कभी मौका मिले, क्योंकि इस 2.5% से तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। और जहाँ तक बात 2.5% बढ़ने की है, तो अखिलेश जी का 2.5% बढ़ाने के लिए ही लड़ रहे थे। मतलब उनको पता था कि वो जीत ही नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसे नेता, या उनकी बराबरी करने वाले नेता विपक्ष के पास ना है। केंद्र में तो पहले ही राहुल गांधी हैं, जो मतलब एकदम रिपीट स्कीम के तहत आए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 15-20 साल तक कोई नेता है नहीं। और मेरा अपना मानना है कि आने वाले जो 5 साल होंगे,
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो इतना गैप पैदा कर देंगे बाकी लोगों के डेवलपमेंट और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में और योगी जी के डेवलपमेंट में कि शायद ये आजीवन ना कभी आ पाए। फिर इनको अपना रहना सहना लंदन में ही करना पड़ेगा। और जो अपने हैं जयंत चौधरी जी, वो अपना दिल्ली में कहीं उनके फार्म हाउसेज हैं 2-3, वो वहाँ लेटेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग अब इनको देखना ही नहीं चाहते। किसानों का प्रोपेगेंडा, किसानों की बात, कोरोना पर तमाम हंगामा, वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अगर इस हालात में भी ये 125 सीट ला पाए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भगवान हमें फिर से कोरोना देगा या फिर से ऐसी परेशानियां देगा। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर, शांति के पथ पर जाएगा और ये लंदन जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य अब कह रहे हैं कि हार गया कोई बात नहीं, हार स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने लोगों के लिए काम करता रहूंगा। जबकि बीजेपी में रहे कुछ काम नहीं करा और बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे कि काम नहीं करने दे रहे। जो काम नहीं करते वही हारते हैं, मैं इतनी उसकी नहीं कहता हूँ। लोगों के लिए क्या काम करते हैं? लोगों के लिए काम करते तो लोग वोट देते ना आपको। लोगों के लिए काम करते तो लोगों ने आपको नेता माना होता। लोग अब आपको नेता नहीं मानते। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये ठेकेदार हैं। सड़क बनती है, एक आधा किलोमीटर का पैच मिलता है, उसमें ठेकेदार को ठेका मिल जाता है। इनको लगता है ये हमारी हो गई, हमारे पिताजी की हो गई, या फिर जनता जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, इनको लगता है कि उन्होंने इनका नमक खा लिया या फिर इन्होंने खरीद लिया उनको। वैसा नहीं है। जो जनता के बीच में रहेगा, उनके काम करेगा, राष्ट्रवाद की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, सरकार की बात करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, जनता उसको लेकर आएगी। आपके नाम के पीछे क्या है महत्वपूर्ण नहीं है।